स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। आज 19 जनवरी है और आज भी हम रोज की तरह 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम अपने प्रश्नों को शुरू करें, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमें इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। और इसके साथ ही जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें लक्ष्य के साथ। इसी के साथ चलते हैं कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि चंद्रयान 2 के रोवर का क्या नाम है। ऑप्शन है विक्रम, प्रज्ञान, ऑर्बिटर या इनमें से कोई। तो इसका आंसर होगा प्रज्ञान। प्रज्ञान चंद्रयान 2 के रोवर का नाम है। इसी प्रकार चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम है। विक्रम। विक्रम चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना थी, लेकिन ये अपने मार्ग से भटकने के कारण हमने इसे खो दिया। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का पहला भी प्रश्न है, कि वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ऑप्शन है संघाई सहयोग संगठन, आसियान, ब्रिक्स और ओपेक। तो इसका आंसर होगा संघाई सहयोग संगठन। SCO ने अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसी के साथ वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के अतिरिक्त कजाकिस्तान के तमगली के पुरातात्विक परिदृश्य को, इसी प्रकार किर्गिस्तान के इशिक कुल झील को और चीन के डेमिंग पैलेस, इसी के साथ साथ रूस के द गोल्डन रिंग सिटीज समेत 8 कुल स्थानों को आश्चर्य स्थलों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तथा इसी के साथ देखा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के साधुवेट द्वीप पर है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के साधुवेट आइलैंड पर, द्वीप पर स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और फीट में देखें तो 597 फीट है। इसी के साथ देखा जाए तो ये जो प्रतिमा है ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाई जाती है, जन्म दिवस मनाया जाता है और इस अवसर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसी के साथ इस प्रतिमा का डिजाइन किसने तैयार किया था? राम वनजी सुतार। प्रसिद्ध मूर्तिकार भारत के राम वनजी सुतार को इसका डिजाइन तैयार किया था। इसी के साथ चलें तो संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 15 जून 2001 को संघाई में। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है, 2 आधिकारिक भाषा है, रूसी और चीनी। संघाई सहयोग संगठन की आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्ष 2001 में संघाई संगठन की स्थापना कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने की, यानी 5 देशों ने मिलकर की। इसी के कारण इसे तब संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल हो गया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद संघाई 5 की जगह पर इसे SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसी के साथ 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बने। 2017 में कौन? भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य देश बनते हैं। कब बनते हैं? 2017 में इसको पूर्ण सदस्यता मिलती है। 2005 में ये पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में इनमें शामिल होते हैं ये दोनों ही देश। इसी के साथ 2017 में इन्हें पूर्ण सदस्यता प्राप्त होती है। और अभी इस समय वर्तमान में इन 5 देशों के अलावा भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश है, यानी कि कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान के अलावा भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य देश है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग, चीन में इनका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? संघाई सहयोग संगठन का। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समुद्र तटों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु किस परमाणु परियोजना को प्रारंभ किया गया? सी फ्लैग, ब्लू फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। तो इसका आंसर होगा ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग के अंतर्गत ब्लू फ्लैग समुद्र तट एक इको टूरिज्म मॉडल है जो कि समुद्र तटों को स्वच्छ रखकर पर्यटकों के स्नान के लिए स्वच्छ पानी, स्वस्थ वातावरण को चिन्हित करता है। और इसके साथ साथ इस मॉडल को सर्वप्रथम जो है फ्रांस में लागू किया गया था 1985 में।
1985 में इस मॉडल को फ्रांस में किस देश में फ्रांस में लागू किया गया था। फ्रांस किस महाद्वीप में का देश है। फ्रांस यूरोप का देश है। फ्रांस किसका देश है, यूरोप का देश है। और यूरोप में स्थित है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और 2024 का ओलंपिक खेल भी कहाँ आयोजित होगा, पेरिस में आयोजित होगा। तो इसी के साथ देखा जाए तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेटरी जोन विकसित करने के लिए ब्लू फ्लैग परियोजना प्रारंभ की है। और इसी के कारण भारत के ब्लू फ्लैग प्रमाणन के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए 12 समुद्री तटों का चयन किया है। और इन तटों को स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्गत मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्या नाम है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन की स्थापना जो की गई थी वो 1985 में किस देश में की गई थी, फ्रांस में की गई थी। फ्रांस में की गई थी, किस देश में, फ्रांस में की गई थी। और इसने 1987 से यूरोप में अपना काम करना शुरू किया। इसके साथ ही देखा जाए तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ मानकों को 33 मानकों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें से कुछ मानक स्वैच्छिक होते हैं और कुछ बाध्यकारी भी होते हैं। जैसे कि कुछ मानक किस प्रकार के, पानी की गुणवत्ता वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए तट पर, और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा होनी चाहिए, यानी कि कूड़ा करकट जैसी जो अपशिष्ट हैं, गंदगी जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जो दिव्यांग हैं उनके लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए, और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा और मुख्य क्षेत्रों में पालतू जानवरों को ना पहुंच जैसे 33 मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है। किस स्टेटस को पाने के लिए, ब्लू फ्लैग स्टेटस को पाने के लिए, जो कि कौन देता है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन जापान, भारत, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री अभी कौन है, बोरिस जॉनसन। अभी बोरिस जॉनसन जो कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में आने वाले थे, उन्होंने उनका आना कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया। कारण ये रहा कि बोरिस जॉनसन जिस देश के राष्ट्रपति हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस की महामारी अधिक बढ़ी, स्थिति गंभीर हो गई, जिसके कारण वह भारत नहीं आ पाएंगे इस बार। और इस बार 26 जनवरी को भारत में कोई भी विदेशी गणमान्य अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं होगा। तो आ जाते हैं इस वीडियो के प्रश्न पर। तो ये प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 2021 में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो इस बार बोरिस जॉनसन ने 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। इसी प्रकार देखा जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2021 को इस बार D8 कहा जा रहा है। D8 का मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेटिक 10, यानी कि दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देश को ये दर्शाता है। D और 10, D10 किसको दर्शाता है, दुनिया के 10 लोकतांत्रिक देशों को दर्शाता है, जो कि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। D10 में रूस नहीं शामिल होगा, रूस को छोड़कर बाकी अन्य 10 लोकतांत्रिक देश इसमें शामिल होंगे, जिसमें पहले इसमें रूस को शामिल करके D11 की बात हो रही थी, लेकिन ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम इस चीज़ से असहमत रहा और उसने D10 पर ही जोर दिया, यानी 10 लोकतांत्रिक देशों को ही शामिल करने के लिए इसने दिया। और इस नए गठबंधन में भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया कौन शामिल होंगे, भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि D10 बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। और G7 क्या है, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करना है। और इसके साथ ही इस समूह में अभी वर्तमान में जो सदस्य देश है कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। ये G7 एकमात्र दुनिया का ऐसा मंच है जिस पर सभी विकसित देश एक मंच साझा करते हैं लगभग। और इसमें इससे पहले जो है G8 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, G8 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें रूस भी शामिल था। लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को इस समूह से निलंबित कर दिया गया, इस समूह से हटा दिया गया। कहा जाता था कि अवैध रूप से रूस ने
क्रीमिया पर कब्जा किया है, जिसके कारण जो G7 के उद्देश्य हैं, मानक हैं, उनके विरुद्ध उसने काम किया, जिसके कारण G8 से रूस को हटा दिया गया और ये G8 से G7 हो गया यह ग्रुप। इसी के साथ देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम उत्तर यूरोप में स्थित एक देश है और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तर आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है और ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं। यानी ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, स्कॉटलैंड, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं और इसके साथ इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ यदि उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाता है तो ये यूनाइटेड किंगडम पूरा कहलाता है। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष नाजत समीम खान को नियुक्त किया गया, वह किस देश के एम्बेसडर है? ऑप्शन है फिलीपींस, फिजी, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो इसका आंसर होगा फिजी। अभी हाल ही में जेनेवा में फिजी के एम्बेसडर नाजत समीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और नाजत समीम खान वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। किसके अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी? ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। इसके साथ ही देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ये दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है और ये संयुक्त राष्ट्र की एक बॉडी है, एक निकाय है। इसकी स्थापना जो की गई थी 2006 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2006 में की गई थी। मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या 47 है और पिछले वर्ष ही पाकिस्तान भी इसके सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। इस परिषद के सदस्य के रूप में शामिल एक बार फिर से किया गया था। इसके साथ ही भारत 2021 के अंत तक इसका सदस्य देश के रूप में बना रहेगा। इसके बाद वोटिंग होगी और एक बार फिर से देशों को चुना जाएगा। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने किस ग्रह या उपग्रह पर अपने 3000 दिन पूरे किए? ऑप्शन है शुक्र, चंद्रमा, मंगल, शनि। तो इसका आंसर होगा मंगल। मंगल पर नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने हाल ही में मंगल ग्रह पर 3000 दिन पूरे किए हैं और इसके 5 सप्ताह बाद अब नासा एक और अपना रोवर भेजेगा जिसका नाम है परसेवरेंस। किस पर? मंगल ग्रह पर लैंड करेगा। इसी के साथ क्यूरियोसिटी रोवर को 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर उतारा गया था। 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह पर उतारा गया था और इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन के वर्तमान या पिछली स्थितियों को खोजना है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है विश्वजीत चटर्जी, सुरेश जौहरी, एकता खान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विश्वजीत चटर्जी। विश्वजीत चटर्जी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड यानी कि भारतीय व्यक्तित्व का अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया है और यह पुरस्कार उन्हें 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान प्रदान किया जाएगा। कब प्रदान किया जाएगा? मार्च 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के दौरान उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। घोषणा की गई है कि इसके लिए विश्वजीत चटर्जी के लिए भारतीय व्यक्तित्व का पुरस्कार। विश्वजीत चटर्जी ने हिंदी, बंगाली सिनेमा में अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक के रूप में काम किया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 6 से 24 जनवरी के बीच किया जा रहा है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है। इसी प्रकार इस महोत्सव की शुरुआत 1992 में हुई थी और यह फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा सालाना संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती
मंत्रालय, पंचायत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? इसका आंसर होगा पंचायत मंत्रालय। तो पंचायत मंत्रालय को 70वें स्कॉच सम्मेलन के दौरान पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर अवार्ड मिला है। और स्कॉच चैलेंजर अवार्ड ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसे मिला है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस एयरपोर्ट द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को शुरू किया गया है और यह केरल के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। इसी के साथ देखा जाए तो केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनारी विजयन, तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। तो ये केरल भारत के दक्षिण में एक तटीय राज्य है। और इसकी जो तटीय सीमा रखती है वो अरब सागर से रखती है। किससे लगती है? अरब सागर के साथ इसकी तटीय सीमा लगती है। इसी के साथ देखा जाए तो ये स्थल पर कर्नाटक, तमिलनाडु और पौडीचेरी के साथ सीमा साझा करता है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो ऑप्शन है 18 जनवरी, 19 जनवरी, 12 जनवरी या 15 जनवरी। तो इसका आंसर होगा 18 जनवरी। तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है और देश की यह एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल वाली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की स्थापना जो की गई थी वो 18 जनवरी 2006 को की गई थी, जो देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी के साथ देखा जाए तो अभी एनडीआरएफ एकेडमी की स्थापना नागपुर में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? नागपुर में की जाएगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आपदाओं से संरक्षण किस प्रकार से किया जा सके और जान माल की हानि को किस प्रकार कम से कम किया जा सके। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि भारत के किस बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की गई? ऑप्शंस हैं सितवे बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह, हम्बनटोटा बंदरगाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चाबहार बंदरगाह। तो भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की पहली खेप की आपूर्ति की है और यह भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार के शाहिद बेहिस्ते बंदरगाह के लिए कंटेनर तथा माल परिवहन के लिए निर्बाध सेवाएं प्रदान करेगा। तो कौन करेगा? भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है वो चाबहार के शाहिद बेहिस्ते, चाबहार पर जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है? शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह है और इसके लिए कंटेनर और माल परिवहन के लिए निर्बाध सेवाएं प्रदान करेगा। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह है। चाबहार परियोजना के अंतर्गत क्रेन सहित भारी उपकरणों की खेप भेजना भारत की एक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है इसके प्रति। इससे इस बंदरगाह से मध्य एशिया के बाजारों तक भारत की पहुंच बन पाएगी। मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के क्षेत्रों तक भारत की पहुंच बन सकेगी। और इसे मई 2016 में, चाबहार बंदरगाह को मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत चाबहार बंदरगाह का उपयोग करते हुए समुद्री परिवहन के लिए क्षेत्रीय हब के रूप में पारगमन और परिवहन गलियारा स्थापित करने की परिकल्पना की गई। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग के रूप में चाबहार बंदरगाह से जाहेदान ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित एक शहर है और यहाँ तक चाबहार से जाहेदान तक एक रेल लाइन का भी निर्माण भी इस परिवहन गलियारे का एक हिस्सा है, जिस पर भारत सहायता कर रहा है। तो इसी के साथ ये थे हमारे आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो
यहाँ पर हमने 50 लाख का टारगेट रखा है। आप लोगों के सहयोग से हम 50 लाख को एक दिन जरूर अचीव करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली, कलकत्ता। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और बढ़ें लक्ष्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।